एक बार फिर इसको देख लेते हैं। पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया था, मतलब 28 क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट हो गए थे। 28 क्वेश्चन कहाँ पे है, कहाँ पे? 28 28 28 ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आगे वाला जो है ये प्रश्न जो है यहाँ से पार्ट 2 चालू होता है। यहाँ से पार्ट आपका यहाँ से लिख देते हैं पार्ट 2, पार्ट सेकेंड। ये आपका पार्ट सेकेंड यहाँ से चालू होता है। यहाँ से इसको पेन को बदल लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं यहाँ से फटाक से। हरा पेन ले लेते हैं। चलिए ठीक, अब यहाँ से चालू करिए। ये पार्ट 2 है, यहाँ से देखिए आप। इसमें लिखा है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई है उसके संदर्भ में ये कथन कितने परफेक्ट बैठते हैं। पहला, ये समझौते से पूर्व की अवस्था है। दूसरा है यह अवस्था समाज से पूर्व है किंतु राज्य के बाद की अवस्था है। तीसरा, यह अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था है। तो आपका पहला सही है, यह अवस्था समझौते पूर्व की। यह अवस्था समझौते से पूर्व की है, प्राकृतिक अवस्था समझौते से पूर्व की है, पहला सही है। और तीसरी अवस्था है, इसमें सभी आपस में संघर्ष कर रहे थे। इसमें सभी आपस में संघर्ष कर रहे थे। ये दो सही है, 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 आपका सही है। अगला प्रश्न, ये इसको आप 28 क्वेश्चन मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 28 क्वेश्चन। ये आपका 28 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आप इसी से नंबरिंग कर लीजिए, ये नंबरिंग गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन के एकांकी, दीनहीन, दूषित, पाशविक व नगण्यता का मूल मनोवैज्ञानिक कारण क्या बताया? मतलब मानव जीवन एकांकी था, अकेला था, दीनहीन था, दूषित था, अपवित्र था, पाशविक मतलब जंगली टाइप का था, और कोई उससे तुलना करने लायक नहीं था, नगण्य था। उसका मूल मनोवैज्ञानिक कारण क्या था? मनोवैज्ञानिक गतियां, मनोवैज्ञानिक अहंकारवाद, ये है आपका आंसर। अत्यधिक परोपकारी नहीं, अत्यधिक धार्मिक, धार्मिक कोई चर्चा नहीं, आर्थिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण था ही नहीं। प्राकृतिक अवस्था इतनी खतरनाक थी तो न्याय संगत वितरण क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक गतियां, मनोवैज्ञानिक अहंकारवाद। अगला प्रश्न, इसको आप 29 कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 29। इसको आप प्रश्न को कर लीजिए 30। ये नंबरिंग गलत पड़ी है, ये 30 प्रश्न है। हॉब्स के अगला प्रश्न है, हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पर प्राकृतिक अधिकार है, बिल्कुल गलत है। यही गलत हो गया, प्राकृतिक अधिकार है, प्रत्येक का प्राकृतिक अधिकार है, बिल्कुल गलत। यहाँ क्या था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये चीज गलत हो गई, ये चीज यहीं पे गलत हो गई। दूसरे जीवन पर भी गलत होगी। मानव भावनात्मक के साथ साथ तर्क प्रधान था, तर्क प्रधान बिल्कुल नहीं था, वो जंगली था तो तर्क की बात ही नहीं थी। यहां से पकड़ लीजिए, तर्क की बात ही नहीं था। जब वो जंगली था, जानवर था, अकेला था, दीनहीन था, पाशविक था, तो उसके बाद तर्क था ही नहीं। इसमें उसमें आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति होती है, कुछ नहीं, गलत। आत्मरक्षा यानी जीवन का अधिकार परम प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम रूप से राज्य द्वारा प्रदत्त है। ये तो प्राकृतिक है, परम प्राकृतिक है। ये आंसर आपका कौन सा गलत है? ये आपका, इसका आत्मरक्षा यानी जीवन का अधिकार परम प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से राज्य द्वारा प्रदत्त है, कृत्रिम रूप से राज्य द्वारा प्रदत्त है। ये वाला सही है, मतलब ये गलत है। इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कौन सा ये बल्कि कृत्रिम रूप से राज्य द्वारा प्रदत्त है। जब समझौता हुआ था,
तब ये चीज निकल के आई थी, राज्य द्वारा प्रदत्त है। ये चीज सही है, ये आंसर सही है। कौन सा कथन सत्य है? परम प्राकृतिक नहीं, बल्कि ये राज्य द्वारा परम प्राकृतिक है। ये सही है, परम प्राकृतिक है, बल्कि ये राज्य द्वारा प्रदत्त, ये परम प्राकृतिक है। लेकिन समझौते में ये बात निकल के बाद में निकल के आई, तो इसको आप कर लीजिए, इसको डाउट में रख लीजिए। ये डाउट में बाद में, इसको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 30 को डाउट में हम रख लीजिए। इसको एक बार फिर क्लियर करके हम बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज गलत है कि ये आंसर गलत है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था को उस विशिष्ट विवरण को पहचानिए जो उसके द्वारा उद्घृत प्रसिद्ध कथनों में शामिल नहीं है। जो उसने बात कही गई है, जो उसके प्रसिद्ध कथन है, वो कौन सा शामिल नहीं है? ऐसी परिस्थिति में उद्योग की कोई जगह नहीं, प्राकृतिक अवस्था में उद्योग की कोई जगह नहीं। धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई कला नहीं, कोई साहित्य नहीं, कोई समाज नहीं। बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में झगड़ा था तो कोई समाज नहीं, न कोई उद्योग था। भयानक मृत्यु का खतरा, बिल्कुल सही है। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक राजनीतिक प्राणी होने का सद्गुणी नहीं। ये आंसर, आंसर आपका क्या हो गया? जी। बाकी सब आपके ये हैं सही, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। ये सब सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या सही हुआ? मनुष्य जन्म से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी, ये गलत है। यही हो गया आंसर। क्या हो गया? मनुष्य जन्म से ही सामाजिक राजनीतिक प्राणी होने के कारण सद्गुणी होता है, नहीं होता। थॉमस हॉब्स की मुख्य मान्यता किस रूप में जानी जाती है? व्यक्तिवादी, उदारवादी, सामाजिक साम्यवादी, आदर्शवादी, संप्रभुतावादी, अराजकतावादी व संघवादी। अराजकतावादी, संघवादी है नहीं, यहां से निकाल लीजिए। संघवादी वो है नहीं। आदर्शवादी, आदर्शवादी है नहीं, ये गलत हो गया। समाजवादी है नहीं। व्यक्तिवादी व उदारवादी, व्यक्तिवादी और उदारवादी, आंसर आपका हो गया व्यक्तिवादी और उदारवादी। इनकी थ्योरी इसी पर काम करती है। व्यक्तिवादी होते हैं, फिर बाद में उदारवादी हो जाते हैं। पहले व्यक्तिवादी, पहले ये व्यक्तिवादी हैं, पहले भी व्यक्तिवादी फिर उदारवादी। हॉब्स के अनुसार लिवियाथन का निर्माण किससे हुआ है? केवल राजा के दैवीय अधिकार से, मनुष्य प्रजा के मनुष्यों के शरीर से, प्राकृतिक कानूनों की स्वतः उत्पत्ति से, धार्मिक पादरियों के समझौते से? नहीं। प्राकृतिक कानून की स्वतः उत्पत्ति से नहीं। प्रजा के मनुष्यों के शरीर से। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करो? प्रजा ने क्या किया? अपने सारे अधिकार किसको सौंप दिए? प्रजा ने अपने सारे अधिकार किसे सौंप दिए? लिवियाथन को। लिवियाथन क्या है? लिवियाथन क्या है? एक संप्रभु संपन्न संस्था, संप्रभु संपन्न संस्था या व्यक्ति। तो उसमें क्या? प्रजा के मनुष्यों के शरीर से, प्रजा ने ही उस संस्था का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर क्या है? प्रजा के मनुष्यों के शरीर से, मनुष्यों के शरीर से वो चीज उत्पन्न हुई है, लिव्याथन। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन, मनुष्यों को डॉट 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 व में से एक को चुनना होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्रता व अधीनता, गलत। शांति व युद्ध, नहीं, शांति नहीं है। प्रजातंत्र व राजतंत्र, नहीं। निरंकुशता और अराजकता, ये अवस्था थी। प्रसिद्ध कथन निरंकुशता और अराजकता। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? निरंकुशता, अराजकता। तो यहां पे क्या आ जाएगा? निरंकुशता, और यहां पे आ जाएगा अराजकता। चलिए, अगला कथन, हॉब्स के दर्शन के संबंध में विवेकपूर्ण आत्मरक्षा, नेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्राकृतिक अवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवेकपूर्ण आत्मरक्षा और प्राकृतिक अवस्था, इन पर विचार कीजिए। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में अधिकार का कोई वस्तुगत या समान नैतिक अस्तित्व नहीं होता है। वह केवल व्यक्ति का अपना हित या नजरिया मात्र है। व्यक्ति अपनी शक्ति से जो कुछ छीन सके उसे पाने का हक रखता है, बशर्ते हुए छीना झपटी उसे सीधे मौत के मुंह में ना धकेल दे। बिल्कुल दोनों प्रश्न सही हैं, एक और दो दोनों सही। आप
दोबारा पढ़िए। प्राकृतिक अवस्था में अधिकार का कोई वस्तुगत या नैतिक अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल सही बात है। जब कोई संस्था ही नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, तो वहां पर अधिकार की व्याख्या कौन करेगा? अस्तित्व किसका होगा? किसी का नहीं। वह केवल व्यक्ति का अपना हित व नजरिया मात्र था। वहां जो जो जिसको जैसे पा लेता था, जिससे हड़प लेता था, उसका एक अपना नजरिया था। व्यक्ति अपनी शक्ति से जो कुछ भी छीन सके उसे पाने का हक रखता है, बशर्ते छीना झपटी में सीधे मौत के मुंह ना धकेल दे। वो छीना झपटी करता था, बस उसको मौत का भय था। दोनों आपके सही हैं। यहां लिख रखे हैं अत्यंत कठिन प्रश्न। विचारक वोलेन ने विचारक वोलेन ने हॉब्स के लिव्याथन को क्या संज्ञा दी थी तथा हॉब्स के तर्कों के संबंध में कौन सा कथन तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है? लिव्याथन को नैतिक आत्मा कहा गया और हॉब्स विशुद्ध रूप से समझौता समाजवादी व दार्शनिक था। लिव्याथन को लिव्याथन को नैतिक आत्मा कहा नहीं, नैतिकता की बात ही नहीं करता। लिव्याथन को सर्वोच्च कानून निर्माता कहा गया और हॉब्स ने राज्य को समझौते से परे व ईश्वर प्रदत्त नहीं, ईश्वर प्रदत्त संस्था नहीं। जहां लोग समझौते कर रहे हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य समझौता कर रहा है, वहां ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। लिव्याथन को मानवीय दुर्बलता का प्रतीक कहा गया और हॉब्स ने निरंकुशता को पूरी तरह खारिज किया। नहीं, खारिज नहीं किया, गलत। कथन लिव्याथन को मृत्यु ईश्वर मॉर्टल गॉड कहा गया और हॉब्स व्यक्तिवादी व अणुवादी होते हुए निष्कर्षता निरंकुश सत्तावादी और आत्मरक्षा के लिए पूर्णतः अनिवार्य। बिल्कुल सही आंसर है। ये सारी चीजें सही हैं। कभी ना मरने वाला मॉर्टल गार्ड है, ठीक है। व्यक्तिवादी अणुवादी है, बिल्कुल सही बात है। निरंकुश सत्तावादी है और आत्मरक्षा की भी बात करता है, प्रजा के हित की भी बात करता है। अगर राजा लोगों की आत्मरक्षा नहीं कर सकता तो लोगों को राजा का विरोध करने का अधिकार दिया जाता है। अगला प्रश्न। हॉब्स के इस प्रसिद्ध कथन जो प्रतिज्ञा पर समझौता तलवार व न्यू की पर ना टिके हों, वो कोरे शब्दजाल मनुष्यों की रक्षा में सर्वदा असमर्थ हैं, यह मूल दार्शनिक निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या है? जो प्रतिज्ञा पत्र समझौता तलवार की शक्ति पर ना टिके हों, यहाँ पावर की बात कर रहा, वे केवल शब्द जाल है। मतलब समझौते के लिए क्या चाहिए? समझौते के लिए क्या चाहिए? निरंकुशता। समझौते के लिए क्या चाहिए? निरंकुशता। मनुष्य की रक्षा में सर्वदा असमर्थ हैं। मूल निहितार्थ क्या है? नैतिक अनुबंध संविधाएं सैन्य शक्ति के भी समाज को सुरक्षित रख सकती है। नहीं, निरंकुशता की बात कर रहा है। नैतिकता यहाँ पे खत्म हो जाती है, बात खत्म। सामाजिक समझौता केवल पारस्परिक सद्भाव और नैतिक वचनों पर आधारित नहीं, बिना दंडकारी संप्रभु शक्ति के अनुबंध के बिल्कुल यहां से मैच कर रहा है। केवल दो शब्दों के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कोई वास्तविक राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। मतलब दंडकारी शक्ति होगी ही, तलवार ही राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र प्राकृतिक कारण, उसमें नागरिक कोई सहमति नहीं। नागरिकों की सहमति है, गलत। नागरिकों की सहमति है तभी तो अधिकार लिव्याथन को सौंपे गए, ये भी गलत। नागरिकों की सहमति अनिवार्य नहीं, ये गलत, बिल्कुल। सब सही क्या है? ये राज्य के पास दंडकारी शक्ति अनुबंध के समझौते के आधार पर होनी चाहिए। कोई समझौता हुआ हो उसके आधार पर राज्य की शक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न। हॉब्स के सामाजिक समझौते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? यह समझौता केवल सामाजिक है, राजनीतिक नहीं, गलत। यह समझौता केवल राजनीतिक है, सामाजिक नहीं, गलत। यह समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, जिसमें नागरिक समाज व राजनीतिक सत्ता दोनों का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही बात है। यह समझौता ऐतिहासिक और वास्तविक समझौते पर आधारित है। नहीं, ये काल्पनिक है, ये बात काल्पनिक है, वास्तविक समझौता नहीं है। ये क्या है? काल्पनिक है। ये काल्पनिक है, ये कल्पना की गई है, वास्तविक समझौता नहीं, काल्पनिक है। आगे बढ़िए। हॉब्स के अनुसार कॉमनवेल्थ किसको कहा गया? राज्य को कहा गया। के संबंध में कौन सा कथन सही है? कॉमनवेल्थ की सत्ता सीमित और उत्तरदायी है। नो, सीमित नहीं, असीमित है। सामाजिक समझौते से जो राज सत्ता पैदा होगी वो निरंकुश सत्ता होगी। बिल्कुल सही है, निरंकुश सत्ता होगी। नागरिकों को सत्ता से असंतुष्ट होने पर समझौता भंग करने का पूर्ण अधिकार है। सत्ता नहीं, जब वह, कब अधिकार है? जब वह आत्मरक्षा ना कर पाए,
तब उसको हटाने का अधिकार है। आत्मरक्षा नहीं कर पाता है तब राजा को हटाने का अधिकार है। तो आपका हो गया जी वाला आंसर। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में कॉमनवेल्थ व लिवियाथन के विरुद्ध विद्रोह का एकमात्र आधार क्या है? आत्मरक्षा। बिल्कुल, हमने कहा ना अभी आत्मरक्षा है। आत्मरक्षा अगर राजा नहीं कर पा रहा है तो राजा को पद से हटना पड़ेगा, लोग विरोध करेंगे, यह अधिकार दिया गया है। हॉब्स के राज्य के स्वरूप के संबंध में क्या कहा गया है? हॉब्स का राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। गलत। हॉब्स का राज्य कृत्रिम राज्य जो मनुष्यों ने आपसी समझौते से बनाया। बिल्कुल सही, कृत्रिम राज्य है। हॉब्स ईश्वरीय देन है। गलत। हॉब्स का राज्य परंपराओं पर आधारित है। गलत। आंसर क्या हो गया? हॉब्स का राज्य कृत्रिम राज्य है जो मानवों ने आपसी समझौते से बनाया। लिवियाथन का निर्माण कैसे हुआ? समझौते से हुआ है। अगला प्रश्न। डर और मैं जुड़वा थे। डर और मैं जुड़वा थे, ये कथन किसके राजनीतिक दर्शन के आधार को व्यक्त करता है? ये बात समझ लीजिए। जब हॉब्स पैदा होने वाला था, अपनी माँ के गर्भ में था, तो इंग्लैंड में क्या हो रहा था? इंग्लैंड में विद्रोह हो रहा था। तब उसके अंदर ये भय था, उसके माँ के अंदर ये भय था कि मेरा बच्चा इस डर के माहौल में कैसे पैदा होगा। तो गृह युद्ध वहां छिड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि डर और मैं, मतलब जो बाहर जो आंदोलन हो रहे थे वो डर, और मैं जो माँ के पेट के अंदर मैं हूँ वो क्या है? मैं जुड़वा संतान हूँ। मतलब जब मैं पैदा हुआ तो डर के साथ पैदा हुआ। ये कथन कौन सा? ये फेमस कथन है हॉब्स का। बहुत साधारण सा सवाल है। हॉब्स ने शासन की किस प्रणाली का समर्थन किया है? हॉब्स ने शासन की किस प्रणाली का? निरंकुश राजतंत्र का। इसमें कुछ करना ही नहीं है, लोकतंत्र, संवैधानिक ना, निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सकारात्मक कानूनों की नींव अर्थात कानून राज्य शक्ति का आदेश है को आगे किसने बढ़ाया? मार्क्स व एंजल्स ने? नहीं। मिल व ग्रीन ने? नहीं। लॉक व रूसो? नहीं। बेंथम और ऑस्टिन ने? जहां संप्रभुता की बात आ गई वहीं हॉब्स के विचारों को बेंथम और ऑस्टिन ने बढ़ाया। सकारात्मक कानूनों की नींव किसने की है? बेंथम और ऑस्टिन ने। लॉस और प्रतिपादित सकारात्मक की नींव को आगे किसने बढ़ाया? बेंथम और ऑस्टिन। किसने बढ़ाया? बेंथम और ऑस्टिन। एक बार और याद करिए, बेंथम सकारात्मक कानून, बेंथम और ऑस्टिन। सकारात्मक अर्थात कानून राज्य शक्ति का आदेश है, राज्य शक्ति का आदेश है, इसको किसने बढ़ाया? बेंथम और ऑस्टिन ने। हैकर एक विचारक हुआ। हैकर के अनुसार हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निहित है? शक्ति का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, विवेक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत? नहीं, सहमति का सिद्धांत। हैकर के अनुसार हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति हुई है, लोगों ने सहमति दी है, लिवियाथन को अपने अधिकार सौंपे हैं, तब यह मामला आगे बढ़ा है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति के नियम मनुष्यों के लिए कैसे होते हैं? ऐच्छिक और लचीले? नहीं। केवल राजा के लिए बाध्यकारी? नहीं। धार्मिक और आध्यात्मिक आदेश? नहीं। मन से उठने वाली इच्छाओं के लिए बाध्यकारी? जो मन से इच्छाएं उठती हैं उनके लिए ये बाध्यकारी है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियम का मन से उठने वाली इच्छाओं के लिए ये बाध्यकारी है। हॉब्स ने प्राकृतिक नियमों को किस अन्य नाम से पुकारा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत की धाराएं। ईश्वर की कोई बात ही नहीं करता है, नैतिकता की कोई बात नहीं करता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं करता है। हॉब्स के आर्टिकल ऑफ पीस में कुल कितने नियम बनाए गए? 19। बस याद कर लो, 19, इससे ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम हॉब्स के मुख्य शांति की धाराओं में शामिल नहीं है? शांति की इच्छा, अपनी जीवन रक्षा के लिए सभी शांति चाहते हैं। चलिए 1 मिनट का गैप लेते हैं फटाक से। चलिए शुरू हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियम हॉब्स की मुख्य शांति की धाराओं में शामिल नहीं है? शांति की इच्छा, अपनी जीवन रक्षा के लिए सभी शांति चाहते हैं। सही बात है। प्राकृतिक अधिकार का त्याग, आप उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट रहो जितनी आप दूसरों को दी है। बिल्कुल सही बात है।
व्यक्ति समझौते या प्रतिज्ञा पत्र का पालन करेंगे। बिल्कुल सही है। सभी व्यक्तियों को अपनी सारी संपत्ति राज्य को सौंप देनी चाहिए। क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है। आंसर क्या हो गया? ये वाला। आंसर के हिसाब से ये गलत है। ये गलत है, मतलब ये सही है, बाकी ये सब सही है। तो आंसर हो गया आपका, सभी व्यक्तियों को अपनी सारी संपत्ति राज्य को सौंप देनी चाहिए। शांत की धाराओं का मूल सार क्या है? मूल सार, ये क्या है? मूल सार क्या है? शांत की धाराओं का मूल सार क्या है? चलिए बताइए। जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करो, ये शांति की धारा है प्रमुख रूप से। यही आपका आंसर है। बलवान हमेशा कमजोर पर शासन करेगा नहीं, शांति की बात करिए, बलवान तो आएगा नहीं, बलवान के हट जाएगा। स्वतंत्रता ही सर्वोच्च कानून है नहीं। राज्य सभी कानूनों के लिए पूर्णतः समानता सुनिश्चित करेगा नहीं। आंसर आपका हो गया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक कानून की संज्ञा किसने दी और इनका आधार क्या है? स्टोइक, ईश्वरीय वाणी, हॉब्स तर्क बुद्धि व मानवीय विवेक। आंसर हो गया तर्क बुद्धि व मानवीय। हॉब्स ने प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक कानून की संज्ञा किसने दी, इसका क्या आधार है? हॉब्स तर्क बुद्धि व मानवीय विवेक, प्राकृतिक कानूनों की क्या संज्ञा दी? तर्क बुद्धि और मानवीय विवेक का आधार क्या था? चलिए आगे बढ़िए। यहां पर ये आप हॉब्स काट लीजिए। किसके अनुसार प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक कानून, यहां पर कर लीजिए किसके अनुसार। किसके अनुसार प्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी, उनका आधार क्या है? तर्क बुद्धि व मानवीय विवेक, बस इतना कर लीजिए आप। हॉब्स के सामाजिक समझौते का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक समझौते का मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार। अरे जब कोई राजा था ही नहीं, साम्राज्य विस्तार, कला संस्कृति थी नहीं, आदमी जंगली था, आर्थिक समृद्धि, उद्योग धंधे थे नहीं। ये है आंसर। प्राकृतिक अवस्था घोर अनिश्चितता और मृत्यु के भय से। आत्मरक्षा पहले भी थी, आज भी है। आगे बढ़िए। हॉब्स के सामाजिक समझौते में सर्वोच्च सत्ता वाले राज्य को क्या नाम दिया गया? चलिए बताइए, सर्वोच्च सत्ता वाले राज्य को क्या नाम दिया गया? लिवियातन नहीं दिया, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नाम दिया गया, पुलिस स्टेट नहीं, नगर राज्य नहीं, कुछ नहीं, कॉमनवेल्थ कहा गया। राज्य को क्या कहा गया? हॉब्स के अनुसार कॉमनवेल्थ। हॉब्स के अनुसार कॉमनवेल्थ का संचालन कौन करेगा? लिवियातन कोई संस्था होगी, दैत्य होगा या मनुष्य होगा, वो शासन करेगा। लिवियातन एक बड़ा सा जलीय जीव है, जिसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। चलिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य एक समझौते का पक्ष है। गलत। राज्य समझौते का परिणाम है, वो समझौते का भाग नहीं। बिल्कुल सही है। राज्य को समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। राज्य उसमें भाग नहीं लेगा समझौते में, उसकी शर्तें उसके ऊपर लागू नहीं होती हैं। समझौते में शासक और जनता के बीच अनुबंध होता है। गलत। नागरिकों के पास राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। गलत। केवल आत्मरक्षा अगर खतरे में पड़ती है तब क्रांति करने का अधिकार है। अगर इसमें जोड़ दे, क्रांति करने का अधिकार कब है? जब आत्मरक्षा संकट में है। आत्मरक्षा संकट में है। क्रांति तब उसका विरोध करने का अधिकार है, क्रांति की बात नहीं कही है ये। वोलिन के अनुसार थॉमस हॉब्स की किस रचना के मुख्य पृष्ठ पर उनके सिद्धांतों का सार मिलता है? लिव्याथन। ओनली लिव्याथन। डी सिवे एलिमेंट से वाइन कुछ नहीं, ओनली लिव्याथन। लिव्याथन बहुत बड़ी रचना है, हमारी आपकी सोच से बहुत बड़ी रचना है उस समय की। किसने ये मत व्यक्त किया है कि लिव्याथन एक विषय कानून व व्यवस्था है, तो दूसरा व्यक्तिवादी निरंकुशतावादी व व्यक्तिवादी एक दूसरे के पूरक हैं? ये कौन कहता है? जल्दी बताएं। ये कहता है सेवाइन। लिव्याथन एक विषय कानून व व्यवस्था है, तो दूसरा व्यक्तिवादी निरंकुशतावादी व्यक्तिवादी एक दूसरे के पूरक हैं।
केवल इतना याद कर लिए, लिव्यातन एक विषय व कानून व्यवस्था है। लिव्यातन एक विषय व कानून व्यवस्था की किसने कहा? सेवाइन ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक 1962 के लेखक कौन है? 1962 के लेखक हैं सीबी मैकफर्शन। सीबी मैकफर्शन ने हॉब्स टू लॉक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म एक किताब लिखी है, हॉब्स टू लॉक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, स्वमूलक व्यक्तिवाद। सीबी मैकफर्शन सही है, सीबी मैकफर्शन आपका। चलिए अगला प्रश्न, जॉन लॉक ने हॉब्स के निरंकुश संप्रभुता की आलोचना करते हुए किस उदाहरण या तुलना का प्रयोग किया है? जॉन लॉक ने हॉब्स की निरंकुश संप्रभुता की आलोचना करते हुए हॉब्स ने किसका उदाहरण दिया है? बिल्लियों व लोमड़ियों से बचना लेकिन शेर द्वारा खाए जाने में संतुष्ट नहीं। देखो इसका इसका मतलब समझो पहले ये बात। प्राकृतिक अवस्था जंगली अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अशांति की अवस्था, निरंतर संघर्ष। तो बिल्ली और लोमड़ी से तो बच गया, और लेकिन इसने अपने सारे अधिकार किसको दे दिए? लिव्याथन को। लिव्याथन को दे दिए। तो ये इससे तो बच गया, लेकिन शेर से खप गया। और शेर किससे क्यों खप गया? लिव्याथन को असीमित अधिकार दे दिए। असीमित अधिकार, लिव्याथन को कितने असीमित अधिकार दे दिए। तो किससे खप गया? बिल्ली लोमड़ी से बच गया, शेर से खप गया। तो ये आंसर आपका सही है। फ्रांसीसी लेखक जोसेफ जोसेफ वायलातो ने थॉमस हॉब्स के किस रूप में चित्रित किया है? थॉमस हॉब्स को किस रूप में चित्रित किया है? ये है इनका सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार, द फर्स्ट थ्योरी ऑफ टोटोटिलियरिज्म। सर्वाधिकारवाद, पहला सर्वाधिकारवाद सिद्धांतकार, टोटोलिटरिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न संख्या गलत लिखी है, आप सही कर ले। 28 नंबर से मैंने बताया, इसको सही कर लेना। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लिव्याथन के किस अध्याय में इक्वलिस्टिक कॉमनवेल्थ और किंगडम ऑफ डार्कनेस के शीर्षकों से धर्म का विशुद्ध परीक्षण किया है? लिव्याथन के कुछ अध्याय उसमें है इक्वलिस्टिक कॉमनवेल्थ और किंगडम ऑफ डार्कनेस, विशुद्ध विवेचन किया है तीसरे और चौथे अध्याय में। इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, तीसरे और चौथे अध्याय में। अगला प्रश्न, हॉब्स के अनुसार किस दार्शनिक दृष्टिकोण से उनकी पूर्ण असहमत थी? मध्ययुगीन स्कॉलिस्टिक, मतलब जो पांडित्यवाद था, जो चर्च की जो सत्ता थी उसके अवशेष। ठीक है, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट विचार, प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन के विचार, उपयुक्त सभी। पूर्ण असहमति थी। मध्ययुगीन जो पांडित्यवाद था, जो फर्जी, जो ईश्वर को लेकर जो चर्चाएं हुई, उसका वो विरोधी था। प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन के बीच विरोधी था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के विचारों का विरोधी था, और वो का अपनी एक अलग थ्योरी लाया, समझौतावादी। अगला प्रश्न, प्लेटो के नैतिक दर्शन में ज्ञान का संशयवाद अथवा मनोवैज्ञानिक अहमवाद का अन्य किस नाम से उल्लेख मिलता है? नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के नाम से मिलता है। नैतिक सुखवाद, ज्ञान का संशयवाद और मनोवैज्ञानिक अहमवाद किस नाम से मिलता है? नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद। अगला प्रश्न, हॉब्स के अनुसार सिविल समाज के निर्माण में कौन सी धारणा घातक है?
जो सिविल समाज है उसके निर्माण में कौन सी कानून संप्रभु की इच्छा, राज्य एक कृत्रिम संस्था, अच्छे और बुरे का निर्णय करता स्वयं व्यक्ति। ये आंसर सही है। अच्छे और बुरे का निर्णय करता स्वयं व्यक्ति नहीं होगा। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था। ये आंसर सही है। हॉब्स की इस मान्यता पर कि मनुष्य का अंतःकरण और निर्णय दोनों ही एक ही चीज हैं, कोई सार्वजनिक निर्णय सार्वभौम सत्ता के निर्देश से परे नहीं हो सकता है। सेवाइन ने हॉब्स के बारे में क्या कहा है? हॉब्स व्यक्तिवादी उपयोगितावादी थे। हॉब्स केवल निरंकुश राजतंत्रवादी। हॉब्स अराजकतावादी विचारक थे। हॉब्स समाजवादी नहीं, समाजवादी नहीं, निरंकुशतावादी राजतंत्रवादी। हॉब्स व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी। अगला प्रश्न, थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को किस रूप में नहीं माना? उसने सीमित नहीं माना। सीमित नहीं है भाई, आंसर आपका हो गया सीमित नहीं, असीमित है। ये बाकी सब सही है, केवल ये गलत है, तो आंसर आपका यही सीमित। किसने कहा था कि हॉब्स वह पहला दार्शनिक था जिसने बोंदा के प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त कराया? ये सेवाइन कहता है। हॉब्स वह पहला दार्शनिक था जिसने बोंदा के प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त कराया, ये बात सेवाइन कहता है। हॉब्स अद्वैतवाद का सम्राट, ये कथन किसका है? लास्की का। उसकी संप्रभुता कैसी है? असीमित है, अद्वैत है, कोई दूसरा नहीं। अद्वैत मतलब कोई दूसरा नहीं, ये बात लास्की कहता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार बताए। संप्रभुता के कितने प्रकार बताए? संप्रभुता के दो प्रकार बताए हैं हॉब्स। संप्रभुता के दो प्रकार बताए। स्थापित और अर्जित। स्थापित और अर्जित, ये दो प्रकार, स्थापित संप्रभुता और प्राप्त करने वाली संप्रभुता, अर्जित संप्रभुता। अगला प्रश्न, स्थापित संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो स्थापित है, लिखित है, स्थापित संप्रभुता, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? जब लोग मृत्यु या बंधनों के भय से संप्रभु को प्राधिकार दे देते हैं। गलत। जब लोग मिलकर स्वेच्छा से अपने अधिकार किसी को सहमति से सौंप देते हैं, ये स्थापित है। बिल्कुल सही है। लिव्याथन कैसे आया? एक समझौते का परिणाम था, इसलिए लोग स्वेच्छा से अपने अधिकार किसी को सौंप देते हैं, तो ये आ गया। बाकी सब इनका कोई लेना देना नहीं है। अर्जित संप्रभुता का आधार क्या है? मृत्यु या बंधन का भय। मृत्यु या बंधन का भय। जो अर्जित संप्रभुता है उसमें क्या है? मृत्यु और बंधन का भय। हॉब्स की वैधानिक संप्रभुता का निहितार्थ क्या है? कानून संप्रभु के आदेश है। कानून क्या है? वो संप्रभु का आदेश है। जो कानून आया वो क्या है? कोई जो आदेश दे रहा है वही कानून है। कानून क्या है? जो संप्रभु संस्था बनाएगी वही कानून है। किसने हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी? सेवाइन ने संप्रभुता को काल्पनिक निगम बताया है। ये क्या है? सेवाइन महोदय। स्त्रियों के संबंध में हॉब्स के विचारों में कौन सा कथन असत्य है? स्त्री गौण स्थिति है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। स्त्री क्या है? गौण स्थिति है और प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसको याद ही करना चाहिए। स्त्री की गौण स्थिति और प्रकृति द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न, ये बड़ा बड़ा टाइप हो गया। हॉब्स के अनुसार परिवार क्या है? एक प्राकृतिक संस्था नहीं, ईश्वर प्रदत्त संस्था नहीं, केवल जैविक संस्था नहीं, राज्य के समान ही कृत्रिम संस्था। परिवार क्या है? राज्य के समान कृत्रिम संस्था।
उसने परिवार और राज्य को क्या मान लिया? प्राकृतिक नहीं माना, कृत्रिम माना। याद करिए, राज्य को और परिवार को कृत्रिम मानने वाला कौन है? हॉब्स। कृत्रिम मानने वाला कौन है? हॉब्स। याद करिए, कृत्रिम मानने वाला कौन है? हॉब्स। विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। हॉब्स। हॉब्स हॉब्स विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। हॉब्स। हॉब्स के विचारों में एक तरफा अराजकतावाद, दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा। वाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अराजकतावाद है, दूसरी तरफ निरंकुशतावाद है। वाहन। विचार में अराजकता और निरंकुशता दोनों दिखाई देती है। वाहन। राजनीतिक विचारों के इतिहास में हॉब्स का कृतित्व संप्रभुता ही पहली अवस्था है। व्यापार। संप्रभुता ही पहली अवस्था है, ये किसने कहा? व्यापार ने कहा ये बात। हॉब्स ने निरंकुश व दानवीय शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य ही समाप्त कर दिया। निरंकुश व दानवीय शक्ति के संगठन द्वारा राज्य को ही समाप्त कर दिया, ये जॉन्स बोलता है। इसने दानवीय निरंकुश व दानवीय शक्ति के संगठन द्वारा राज्य ही समाप्त कर दिया, ये जॉन्स बोलता है। ये आपके आंसर है इसमें नीचे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक किसने माना? वाहन, वेपर, जॉन्स। नहीं, सिबली ने माना। क्या माना? श्रेष्ठतम दार्शनिक। ये बात सही है कि हॉब्स सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक माना जाता है अपने समय का। इससे बड़ा दार्शनिक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये भी आपके प्रश्न हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं कहाँ तक है आपका मामला। ये प्रश्न है, चलिए इसको यहीं तक रखिए आप। ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। और आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कि कहीं आपको को हॉब्स के विषय में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे 9458766702 पर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। और राजनीति विज्ञान में कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो, आप इस नंबर पर जरूर अपने डाउट भेजिए। फोटो क्लिक करें और उसको भेज दें कि ये समझ में नहीं आया, उसको आपको समझा दिया जाएगा। चलिए।